सूडान में जाकर वहाँ उसने अल-कायदा को सक्रिय किया और अमेरिकी विरोधी वह गतिविधियों में लिप्त हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका को पता चल गया उसकी सारी गतिविधियों के बारे में, क्योंकि सीआईए गुप्तचर एजेंसी ने हर कुछ निकाल डाला था। तो चूँकि उसने सूडान में शरण ले रखी थी, तो तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका ने सूडान की सरकार पर दबाव डाला कि आप अविलंब ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ से खदेड़ दो। तो 1994 में सूडान की सरकार ने ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ से बाहर कर दिया। तो तब वहाँ से बाहर होने के बाद तब ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान को रुख कर गया और अफ़गानिस्तान में एक तालिबानी, उस वक़्त तालिबानी सरकार थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि सोवियत रूस ने जिसने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया हुआ था, तो बाद में सोवियत रूस ने अफ़गानिस्तान से अपनी सेना निकाल ली थी और वहाँ एक अफ़गानिस्तान में एक उसने सरकार वहाँ की एक वहाँ का लोकल मिलिशिया था, उसी की अपनी पार्टी थी और उसका हेड था नजीबुल्लाह। तो उसने नजीबुल्लाह की सरकार उसने स्थापित करवाई वहीं। और उधर तालिबान का गठन भी पाकिस्तान के द्वारा किया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका समर्थित था, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका का गेम प्लान था। अब वही तालिबानी जब जिस समय सोवियत रूस निकला, तुरंत उसने हमला किया वहाँ अफ़गानिस्तान में, नजीबुल्लाह की सरकार को गिराया, नजीबुल्लाह को लैंप पोस्ट पर फांसी दे दी गई और फिर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबानियों की सरकार हो गई, मुल्ला उमर उनका मुखिया था, हेड था, जो भी कह लें क्योंकि कोई डेमोक्रेटिक सरकार तो थी नहीं। अब ओसामा बिन लादेन खोजते हुए अफ़गानिस्तान पहुँचा तो मुल्ला उमर ने उसका स्वागत कर दिया। उसने अफ़गानिस्तान में शरण ली। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का अपना बच्चा ही उसके अगेंस्ट में शत्रु हो रहा है, वही तालिबानी जो पाकिस्तान के द्वारा निर्मित और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है रूसियों से लड़ने की, जो अफ़गानिस्तान में स्थापित है। उसने ओसामा बिन लादेन को शरण दी और फिर ओसामा बिन लादेन ने वह कारनामा कर दिखाया, जिसको आप 9/11 की घटना कहते हो, और 2001 में उसने संयुक्त राज्य अमेरिका पर टेररिस्ट हमला कर दिया, पूरा वर्ल्ड समझा दिया। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका को, लेकिन उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका को पूरे वर्ल्ड की सिंपैथी मिली थी। फ्रांस तो उसका बड़ा ही परंपरागत प्रतिद्वंदी हुआ करता था, लेकिन उसने उस समय फ्रांस ने भी कहा था, मुझे याद है वो 2001 का वो एक तो 11 सितंबर की जो घटना है, 9/11 उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उसमें उसने कहा था उस दिन फ्रांस में कि आज हम सभी अमेरिकन हैं, मतलब पूरी दुनिया में सिंपैथी की लहर मिली थी अमेरिका को। हालाँकि जब रूसी ने उन आतंकवादियों वालों में तो उसका अपना ही बड़ा ड्यूबियस रोल रहा था। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में उसमें यूएनओ का भी समर्थन मिल गया, उसने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। मुल्ला उमर की सरकार गिरी, मुल्ला उमर को और ओसामा बिन लादेन दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। अफ़गानिस्तान में बहुत कैजुअल्टी हुई और उसी समय अफ़गानिस्तान में और भी अस्थिरता था। जहाँ-तहाँ बहुत सारे मुजाहिदीन गुटों को लड़ाया और एक-दूसरे के बहुत सारे वहाँ पर तो वैसे ही बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे, कुछ प्रो अमेरिकन हो गए, कुछ एंटी अमेरिकन्स हो गए और एक लंबा युद्ध चलता रहा। बाद में मुल्ला उमर कहीं उसका डेथ हो गया या क्या हुआ, और ओसामा बिन लादेन तो 2011 में अब पाकिस्तान से ही बरामद हुआ। आप जानते हैं पूरी कहानी। वो भी अब संयुक्त राज्य अमेरिका के नाक के नीचे पाकिस्तान से, और फिर भी पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका का और दोनों के बीच अभी भी खिचड़ी पड़ती है। खैर आप देख सकते हैं। तो खैर इस प्रकार से ये घटना हुई। तो इस तरह से आतंकवाद पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात गौर करनी है, जब आप एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते हो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि जब आप किसी को पराभूत करने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग करते हो तो कहलाता है हार्ड पावर। और जब आप विचारधारा के आधार पर आपस में सहमति बनाकर अपने उदात्त विचारों से लोगों को प्रभावित करते हो, ये उसमें दूसरी अवधारणा बेसिकली एक अवधारणा कहलाती है सॉफ्ट पावर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने टेररिज्म के अगेंस्ट में वॉर तो लड़े, लेकिन हार्ड पावर वॉर लड़े। अफ़गानिस्तान में बहुत लोगों को मरवाया, बहुत सारे हताहत हुए। उसके बाद उसने एक ग्वांटानामो जेल बनाया, वहाँ पर कैदियों के साथ इतना बेरहमी से व्यवहार किया जाता था और एक तरह से समझिए तो पूरे यूएसए, उसके बाद यूएसए का जो लिबरल नेचर था उस गवर्नमेंट का, वो बहुत टफ हो गया। वहाँ पर बॉम्बिंग की जाने लगी, मुस्लिमों पर शक किया जाने लगा और जिस तरीके से उसने उस आतंकवाद को दबाया, उसने और भी आतंकवाद को जनरेट कर दिया। इसी लश्कर-ए-तैयबा का बच्चा हो गया, जिसको आप देखो कई बच्चे निकल गए आगे चल के। एक आईएसआईएस, उसका शॉर्ट फॉर्म अब आईएस हो गया। अब लश्कर-ए-तैयबा जो पाकिस्तान में है, कहीं न कहीं वह भी अफ़गानिस्तान युद्ध की ही देन है। जैश ए मोहम्मद, कितने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन वहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ बोको हरम, अफ्रीका में टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन बन गया बोको हरम, जो पश्चिमी सिख था और हर पश्चिमी सिख पर वो स्ट्राइक करता है, बोलता है हराम है ये। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशंस आ गए। वो एक जवा उल नुसरा, वो फिर उसी आईएसआईएस के ही अल-कायदा का एक ब्रांच जवा उल नुसरा फुट पड़ा। आईएसआईएस अल-कायदा से दूर चला गया और फिर सीधा अफ़गानिस्तान से लेकर अफ्रीका तक और दक्षिण पूर्व एशिया तक पूरी दुनिया में आतंकवाद फैल गया, कुकुरमुत्ते की तरह, उसको रोका नहीं जा सका। तो ये स्थिति आ रही। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूंजीवादी व्यवस्था का संकट सबप्राइम ऋण संकट तथा यूरोज़ोन है। अब ये क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बात याद करिए, जब विश्व आर्थिक मंदी हुई थी तो पूंजीवाद ने कुछ सीखा था। मैंने आपको उसी समय बताया था और फिर पूंजीवाद ने अपना व्यवहार परिवर्तित कर दिया था और केनेसियन अर्थशास्त्र का विकास हुआ था, वो तो आप लोग जानते हैं। लेकिन मैंने फिर एक बात
बात आपको बताई थी पिछले यानी कल की क्लास में, वह पूंजीवाद तकरीबन खास के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य ही जिसको आप कहते हो अरेंजमेंट रिटर्न प्रबंधन, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे संगठन बने और गैट जैसे संगठन बने, तो उसके बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वहाँ पर केंद्रीय अर्थशास्त्र के आधार पर संचालित होने लगी और यह कोशिश की गई कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन के लिए सभी राष्ट्रों को कुछ न कुछ अपने निजी सेक्रीफाइस करने होंगे, लेकिन हाँ जो बड़ी अर्थव्यवस्था छोटी अर्थव्यवस्था है उनमें उनके बीच एक प्रकार का अलगाव बना रहेगा, क्योंकि जो छोटी अर्थव्यवस्था उनको अपनी सुरक्षा का अधिकार होगा, उनको खाद्य सुरक्षा का अधिकार होगा, अपने निर्धन लोगों को कल्याणकारी कार्य करने का अधिकार होगा, वो अपने राजकोषीय घाटे को अपने ढंग से कम बढ़ा सकते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन करने का अधिकार होगा, वो सब प्रबंधन करके हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि 1970 का जो संकट हुआ उस पर केनेशियन अर्थशास्त्र पर टॉक्सिन लग गया और फिर मैंने फ्रेडरिक हैक और मिल्टन फ्रीडमैन की बात कही थी और इसी क्रम में मैंने मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन, ये दोनों नव उदारवादी आर्थिक नीति के जनक हुए और वाशिंगटन सहमति, ये सारी कुछ मैंने कल आपको बताया। तो इस क्रम में क्या हुआ कि अब पूंजीवाद में फिर एक कॉम्प्लेसेंसी आ गई, विशेष कर 91 में सोवियत रूस का विघटन हो गया और समाजवादी अर्थव्यवस्था जब विघटित हो गई तो फिर विघटांश हुआ और अब दुनिया में रह गई केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तुर्की विश्व के बहुत सारे देश, जिसमें भारत जैसे देश भी थे जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रखी थी, उन्हें भी पूंजीवाद की तरफ जाना पड़ा। तो आपको याद होगा कि फ्रांसिस फुकुयामा जो एक अमेरिकन थिंक टैंक और जैपनीज ओरिजिन का था, उसने घोषित किया 1992 में उसने बुक लिखी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, द एंड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का अंत हो गया क्योंकि अब पूंजीवाद उदारवादी व्यवस्था की अंतिम युग होगी। हालांकि उसके 1 वर्ष बाद उसके गुरु सैमुअल की हंटिंगटन ने दूसरे थ्योरी क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, जो कल मैंने आपको भेजा। तो मतलब कुल मिलाकर उसने कहा कि नहीं, संघर्ष का स्वरूप बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं संघर्ष का जो उस वक्त पूंजीवाद का अपना जो ट्रिम्फल मतलब फंडरिंग के साथ वो आगे बढ़ा, तो पूंजीवाद को लगा कि तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, कोई समस्या है ही नहीं और पूंजीवाद ही सबसे सधा हुआ है। लेकिन जो 2008-9 में जो संकट आया जिसको अब कहते हैं सब प्राइम ऋण संकट तथा यूरोजोन संकट, अब इन संकट को मैं थोड़ा, चूंकि मैंने जो अपने अध्ययन सामग्री दी उसको मैंने ब्लॉक में दिया, आपने देखा, अब पता नहीं इस ब्लॉग को पढ़ा होगा, ब्लॉग को पढ़ने पर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मैं बात आपको बता रहा हूँ उसको अगर आप सुनोगे तो आपको निश्चय ही समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं। मैं आपको बता दूँ, देखिए सब प्राइम ऋण संकट क्या है ये मैं आपको, इसको मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ, सीधे एक्चुअली पूंजीवाद एक तरह से